आज की फटाफट रिवीजन क्लास की शुरुआत में एक तरफ लिखी गई हैं नदियों के प्राचीन नाम और दूसरी तरफ लिखे गए हैं उनके वर्तमान नाम, अर्थात किस नदी को पहले यानी वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, यह बात की आज हम की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। विचार कीजिएगा जरा, आप सोचिएगा, विचार करिएगा। एक तरफ लिखे गए हैं, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम डाउन हो रही है, इतना काफी ब्राइटनेस है। देखिएगा, परुष्णी, परुष्णी पहले कहा जाता था, परुष्णी पहले कहा जाता था रावी नदी को। रावी नदी को पहले परुष्णी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी परुष्णी नदी के नाम से जानी जाती थी। और जो रावी नदी है, इसी रावी नदी के तट पर बसा हुआ कौन सा शहर था? विचार कीजिए, कौन सा शहर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित शहर है? पिछली वीडियो मैंने कुछ शहर थे जो कवर कराए थे। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर है या झेलम नदी के तट पर है? विचार कीजिए। अधिवेशन संपन्न हुए हैं। आगे सोचो, छोड़ो इस बात को। विपाशा के बारे में आप मुझे बताइए, विपाशा किस नदी का पहला नाम था? व्यास। व्यास नदी को पहले किस नदी के नाम से जाना जाता था? विपाशा के नाम से। और आपको याद हो कि जो सिकंदर महान था, सिकंदर महान ने घरान पर आक्रमण करने के लिए किस नदी के तट पर घेरा डाला था? व्यास नदी के तट पर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य शामिल हो गया था सिकंदर महान की सेना में और उसको डरा दिया था उसने कि हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं वो विदेशियों को आने नहीं देंगे। लेकर के गया था, मृत्यु हो गई थी, इस नदी में स्नान वगैरह कराया था, तो वापस चला गया था सिकंदर महान। किस नदी के तट पर घेरा डाला था? व्यास नदी के तट पर। रावी नदी का पहला नाम परुष्णी, व्यास नदी का पहला नाम विपाशा। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कराची किस नदी के तट पर है? सिंधु कराची नदी के तट पर स्थित है। वितस्ता का पहला नाम क्या था? हाइडेस्पिस या वितस्ता पहले कहा जाता था झेलम नगर, झेलम को। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो झेलम किसने बसाया? अशोक ने। ये वही झेलम नदी है। झेलम और चेनाब ये दो नदियां हैं जिन दो नदियों के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिस विद्यालय में चाणक्य पढ़ाता था। और चेनाब को पहले कहा जाता था आस्कनी, चेनाब को पहले कहा जाता था आस्कनी। द्रसद्वती पहला नाम था घग्गर नदी का, घग्गर नदी को पहले द्रसद्वती के नाम से जानते थे। और सतुद्री कहा जाता था पहले सतलज नदी को, सतलज नदी को। जो ट्रांस हिमालय की नदियां हैं, इसमें ट्रांस हिमालय नदियां एक तो व्यास नदी है, एक सिंधु नदी, इसमें नहीं, एक ही नदी है सतलज नदी। आगे है गोमल कहा जाता था गोमती नदी को। कहां लिखा गया? सबसे ऊपर गोमल कहा जाता था गोमती नदी को। और लास्ट रह गया है सदानीरा। सदानीरा कहा जाता था, कौन सा रह गया अब? सदानीरा कहा जाता था गंडक नदी का पहला नाम था सदानीरा। ये हो गए हैं सारे। एक बार ध्यान से आप विचार कीजिएगा। अभी विविध की चर्चा करते हैं, बहुत सारे विविध के प्रश्न हैं आज। फिर से जरा इसको ध्यान से देखेंगे आप, रफ करते हैं इसको। मेरे प्रश्न का उत्तर बोलने से पहले आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। रिवीजन कराते हैं। परुष्णी रावी नदी का पहला नाम था परुष्णी। विपाशा पहले व्यास नदी को बोला जाता था। वितस्ता कहा जाता था, वितस्ता या हाइडेस्पिस झेलम नदी को। आस्कनी कहते थे चेनाब नदी को। द्रसद्वती कहा जाता था घग्गर नदी को। सतुद्री कहते थे सतलज नदी को। गोमल कहा जाता था गोमती नदी को। और सदानीरा कहा जाता था गंडक नदी को, गंडक नदी को। आगे अगला पॉइंट पर विचार कीजिएगा आप बताइए कि 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? वर्ष 1989 ईस्वी को। और यह वो संविधान संशोधन था जिस संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर वोट की आयु को कर दिया गया था 18 वर्ष। अब मेरा प्रश्न सुनिए, अब मेरा प्रश्न यह है कि यह संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? किस वर्ष वोट की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? विचार कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय में। और राजीव गांधी को कहा जाता है मिस्टर क्लीन।
मिस्टर क्लीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजीव गांधी को। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, 40 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इनके समय में वोट की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1989 ईस्वी में। आप विचार कीजिए कि कौन से वो प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, तो आंसर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो व्यक्ति जो सबसे अधिक उम्र की अवस्था में प्रधानमंत्री बने। और मोरारजी देसाई जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? आंसर हमारा मोरारजी देसाई। 81 वर्ष की अवस्था में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। आगे और विचार कीजिए, कौन से प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री ने ब्लू स्टार को मंजूरी दी? ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जब आतंकवादी घुस गए थे, उनको निकालने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी देने वाले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, क्योंकि वो घटना 1984 में हुई थी। और 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपको याद हो कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी ने और कौन से कार्य किए? इंदिरा गांधी के समय 1974 ईस्वी को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी के समय में भारत ने पहला अपना अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ा था रूस के कोस्मोड्रोम से। उस समय में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मूल नाम इंदिरा गांधी का इंदु था। आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने अपनी आत्मकथा इंटरनल इंडिया के नाम से लिखी है। सीधा सीधा पूछेगा इंटरनल इंडिया किसकी आत्मकथा है, तो आंसर लगा देंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भारत से गरीबी को दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और नारा दिया गरीबी हटाओ। बैंकों के आधुनिकीकरण में सबसे अधिक सहयोग देने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। और इंदिरा गांधी को वर्ष 1972 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप मुझे बताइए कि फिर वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, जिनके समय में हुई, जिनके समय में भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, जिनके समय में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण में राजस्थान में हुआ था। 2 परमाणु परीक्षण हुए थे 1998 ईस्वी में। तो उसी समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और 2001-2002 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी हुई थी। 2000 ईस्वी से भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी और उन्हीं के समय में पूरा मॉडल को अपनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 पुस्तकें बेहतरीन लिखी हैं, मेरी संसदीय यात्रा, राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री रहे, अच्छा शासन रहा। उनके शासन को, उनके समय को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे विचार कीजिएगा कि वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन प्रधानमंत्री के समय में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव। बाबरी मस्जिद जहां पर वर्तमान में राम मंदिर बन रहा है, वहां पहले भी मंदिर था, लेकिन बाबर के समय में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़वाकर उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। और 1992 ईस्वी में लोगों ने, जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, लोगों ने उस मस्जिद को तोड़वा दिया था। उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। तो लिब्राहन आयोग किससे संबंधित था? तो आंसर क्या है हमारा? बाबरी मस्जिद की जांच से संबंधित था। आगे बताइए, ठक्कर आयोग का संबंध किससे था? ठक्कर आयोग का संबंध था इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच से। ऑपरेशन ब्लू स्टार आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए चला गया। लिब्राहन आयोग लिखें क्या? लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित? बाबरी मस्जिद की जांच के लिए गठित किया गया था 1992 ईस्वी में। और कौन सा बोला है? ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। एक ठक्कर आयोग बोला है। ठक्कर आयोग का संबंध किससे था? ठक्कर आयोग यह भी पूछता है। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ठक्कर आयोग का गठन किया गया इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए। एक और था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग
ये शिक्षा से संबंधित था। कोठारी आयोग शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली आई थी। वर्तमान में शिक्षा की नई शिक्षा नीति आने वाली है। उससे पहले अब जो शिक्षा नीति वर्तमान में चल रही है वो कोठारी आयोग पर आधारित है। अब आने वाली है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो तैयार किया गया, अब विचार कीजिएगा कि किस समिति ने, वह आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला। अब तक तो प्रश्न और आने, जब अभी तो लागू भी नहीं हुई, अभी से इतनी बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं देते इसको। विचार 61वां संशोधन 1989 वर्ष 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट की आयु कर दी गई। इसके अंतर्गत राजीव गांधी के समय में एक नेक कार्य किया गया। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली से। ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच से संबंधित। लिब्रान आयोग बाबरी मस्जिद से 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, जब मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। मोरारजी देसाई सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये संबंधित था स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए, मुक्त कराने के लिए। और इंटरनल इंडिया किसकी आत्मकथा है? इंदिरा गांधी की आत्मकथा। अगले पॉइंट पर आप विचार कीजिएगा कि भारत में पहली बार तेल संकट कब आया था? तेल संकट पहली बार किस दशक में आया था? भारत में पहली बार तेल संकट किस दशक में आया था? तो आया वर्ष 1970 से 80 के दशक में। दिख रहा है? हाँ, भारत में पहली बार तेल संकट कब आया? 1970 से 1980 के दशक में पहली बार तेल संकट आया था। और भी आप विचार कीजिएगा कि भारत का कौन सा वो राज्य है जो राज्य सबसे ज्यादा तेल का, पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? तो गुजरात राज्य है। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? गुजरात राज्य। क्या गुजरात में ही भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी है? क्या गुजरात में ही सबसे पहले तेल निकाला गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में सबसे पहले जो तेल निकाला गया था वो निकाला गया था असम से। भारत में सबसे पहले तेल निकाला गया था असम में। लेकिन भारत में एक जमाना था जब सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हुआ करती थी गुजरात में, जामनगर। लेकिन 2016 में इसके स्थान पर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हो गई है पारादीप, जो उड़ीसा में है। बीजेपी सरकार ने इसको शुरू किया है 2016 से। मोदी जी ने खुद इसकी ओपनिंग की थी गुजरात में। और भी पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा तेल कहां निकाला जाता है, स्थान जब पूछता है तो आंसर लगाएंगे बॉम्बे हाई। भारत में तेल कौन सा क्षेत्र है जो तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आंसर बॉम्बे हाई। राज्य पूछेगा तो आंसर गुजरात। अब विचार कीजिए कि भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो देहरादून। भारत में पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। और पेट्रोल की क्वालिटी को किसमें मापा जाता है? ऑक्टेन संख्या में, ऑक्टेन नंबर से में मापते हैं। और पेट्रोलियम डीजल की शुद्धता को किसमें मापा जाता है? C10 नंबर से में, C10 नंबर से में मापते हैं पेट्रोल की। आप बताइए कि पेट्रोलियम के शोधन की विधि क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम के शोधन की विधि को क्या कहा जाता है? प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम के शोधन की विधि को कहते हैं। और भी पूछेगा कि पेट्रोलियम के शोधन में अंत में क्या बचता है, सबसे लास्ट में क्या बचता है? जब पेट्रोल को, कच्चे तेल को शोधित करते हैं तो सबसे बढ़िया वाला तेल पेट्रोल बन गया, उससे बेकार वाला डीजल बन गया, उससे बेकार वाला मिट्टी का बन गया, उससे बेकार वाला मोबिल बन गया, ग्रीस बन गया, वैसलीन बन गया। सबसे लास्ट में क्या बचता है? पेट्रोलियम के शोधन में अवशेष के रूप में क्या बचता है? आंसर है सल्फर। और सल्फर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश अगर पूछेगा तो आंसर है USA। सल्फर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है USA। कौन सा राज्य सल्फर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तमिलनाडु सबसे ज्यादा सल्फर का उत्पादन करता है। सल्फर का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? बालों को विशेष आकार में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का। बालों को विशेष आकार में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सल्फर का। रबड़ को उछालदार बनाने में यानी वल्कनीकरण की क्रिया में भी किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर को। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जो अल्फ्रेड नोबेल बर्नियार्ड ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन में सल्फर मिलाकर के उसको ठोस बना दिया था। तो डायनामाइट बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? सल्फर का। गंधक का प्रयोग किया जाता है। अगले बताइए जरा, अगले पॉइंट पर पहुंचते जल्दी इसको। सल्फर का उत्पादक सबसे अगले देश USA। राज्य कौन सा करता है? तमिलनाडु। पेट्रोलियम के शोधन में सबसे ज्यादा बचता है, सबसे लास्ट में क्या बचता है? तो आंसर सल्फर बचता है। सिर्फ पेट्रोल के उत्पादन की विधि को कहते हैं प्रभाजी आसवन। डीजल की गुणवत्ता को मापते हैं C10 संख्या में।
पेट्रोल की गुणवत्ता को मापते हैं ऑक्टेन संख्या में। पेट्रोल का उत्पादक अग्रणी राज्य है गुजरात, अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और भारत में पहली बार तेल संकट कब आया, तो 70 से 80 के दशक में पहली बार तेल संकट आया था। और भी पूछेगा कि भारत में पहली बार ऊर्जा संकट कब आया था, ऊर्जा संकट पूछता है, हाँ शायद ऊर्जा संकट तो यही है, तेल संकट ही ऊर्जा संकट था, छोड़िएगा यही है 70 से 80 के दशक में आंसर लगा देंगे ना, ऊर्जा संकट भी पूछेगा। तो अगले पॉइंट पर आपने विचार करना है, बताएंगे वो व्यक्ति कौन था जिस क्रांतिकार ने फांसी पर लटकते समय में ये कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अंत चाहता हूं, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अंत चाहता हूं, ऐसा किसने कहा था। जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उस क्रांतिकार ने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अंत चाहता हूं। वो व्यक्ति थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। और भी पूछेगा, एक प्रश्न पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने नारा दिया था या फांसी पर लटकने से पहले कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तब आंसर लगाएंगे भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया, साम्राज्यवाद का नाश हो। और फांसी पर लटकते समय राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन यानी अंत चाहता हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगाई कहां गई थी, तो गोरखपुर में लगाई गई थी, गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहां हुआ था, आंसर शाहजहांपुर में। केंद्रीय गन्ना काउंसिल संस्थान कहां स्थित है, शाहजहांपुर। केंद्रीय गन्ना परिषद की बात कर रहे हैं, परिषद कहां है, शाहजहांपुर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है, उत्तर प्रदेश में, तो आंसर लखनऊ के अंदर स्थित है। गन्ना संस्थान कहां है, तो आंसर लखनऊ में स्थित है। एक कोयम्बटूर में भी है, तमिलनाडु के अंदर। उत्तर प्रदेश से पूछेगा तो लखनऊ आंसर लगाएंगे। भगत सिंह को क्या कहा जाता है, भारत में राजनीतिक अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है, भगत सिंह को। भारत में राजनीतिक अशांति का जनक भगत सिंह को कहते हैं, जबकि भारत में अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आंसर बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने। भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी 23 मार्च वर्ष 1931 ईस्वी को भगत सिंह को लगाई गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल ईस्वी को 1925 ईस्वी को जो काकोरी केस हुआ था, काकोरी केस के इल्जाम में लगाई गई थी भगत सिंह को, उसको राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, ये 4 व्यक्ति थे जिन व्यक्तियों को फांसी लगाई गई थी काकोरी केस के अंदर। काकोरी केस 1925 जो ट्रेन डकैती घटना हुई थी। और काकोरी केस के मुख्य नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और भगत सिंह वो व्यक्ति जिन व्यक्ति ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और वहीं से गिरफ्तार किए गए। उसके बाद इनको फांसी की सजा सुनाई गई। एग्जाम आपसे पूछेगा कि जेसी हिल्टन को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था, तो जेसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम जेसी हिल्टन था। और भगत सिंह का एक कथन पूछेगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, कथन किसका है, आंसर भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूं, ईश्वर को नहीं मानते थे, भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह साम्राज्यवाद का नाश हो नारा इनके द्वारा दिया गया। और इन्होंने क्या कहा, पंडित राम प्रसाद ने, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अंत चाहता हूं। साम्राज्यवाद होता है कि जब कोई देश दूसरे देश पर आकर के कब्जा कर लेता है, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य है, सल्तनत साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है। मुगल और सल्तनत के काल के जो लोग थे वो भारत के नहीं थे, वो भारत में आए, भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और मैंने भी समझाया कि जब कोई दूसरा देश आकर इस देश पर अपना, किसी देश पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तब उसको उस राष्ट्र का साम्राज्यवाद कहते हैं। भगत सिंह ने कहा कि साम्राज्यवाद का नाश हो। विचार कीजिएगा, अगले प्रश्न पर आप विचार कीजिए कि मनुष्य का जो नेत्र है, मनुष्य का नेत्र कितनी मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है, आंसर है 6। मानव का नेत्र कितनी मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है, 6 मांसपेशियों के द्वारा मानव का नेत्र संचालित होता है। और मानव के नेत्र में कौन सी वो कोशिकाएं हैं जो प्रतिबिंब को आगे पीछे करने का कार्य करती हैं, सिलियरी कोशिकाएं।
सिलियरी कोशिकाएं हैं जो प्रतिबिंब को आगे पीछे करने का काम करती हैं। एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सी वो कोशिकाएं हैं जो कोशिकाएं हमें रंगों में विभेद कराती हैं, तो आंसर शंकु कोशिकाएं। नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आंसर कार्निया भाग है जो दान किया जाता है। नेत्र दान के समय में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, आंसर क्या होगा हमारा, कार्निया भाग होता है। आप विचार कीजिएगा कि कौन सा वो जीव है जिस जीव के नेत्र पर दृष्टि पटल पाए जाते हैं, या फिर दृष्टि पटल करके नहीं पूछे एग्जामिनर तो आपसे पूछेगा कि कौन सा जीव है जिस जीव में त्रिविमीय दृष्टि पाई जाती है, तो सांप। 3D दृष्टि पाई जाती है सांप के अंदर, त्रिविमीय दृष्टि पाई जाती है। उसकी आंख पर एक लेयर लगी होती है और उसी लेयर पर जब सांप मरता है तो अंतिम प्रतिबिंब बना रह जाता है, जिसको दूसरा सांप पहचान करके उसका बदला लेने का प्रयास करता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सांप का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी, और विष का अध्ययन क्या कहलाता है, टैक्सिकोलॉजी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि भारत में विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। और पिछली क्लास में यह भी बताया कि भारत में सांप अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मद्रास में। जैव विविधता अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है, मद्रास में। जैव विविधता संस्थान की स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी, जबकि भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना था। भारत में क्या जैव विविधता दिवस मनाते कब हैं, तो मनाते हैं 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और नर्स डे 12 मई को नर्स डे के रूप में मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, विचार कीजिएगा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। हाथी दिवस 10 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। और कल की क्लास में मैंने आपको एक दिवस पढ़ाया था, आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मेरी भी सुन लीजिए, दाल दिवस, दलहन दिवस के रूप में। भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जो सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। दालों में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन में, और सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश ही है जो सबसे ज्यादा करता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का झील नगरी किसे कहते हैं, तो भोपाल को मध्य प्रदेश का झील नगरी, और भोपाल में ही स्थित है भारत भवन। आप विचार कीजिए कि भोपाल में स्थित भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, चार्ल्स कुरियन ने। भोपाल में स्थित भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, चार्ल्स कुरियन ने, भोपाल में। सांप अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सांप मद्रास के अंदर। नेत्र के समय दान किया जाने वाला भाग है कार्निया। कौन सी कोशिकाएं हैं जो रंगों में डिफरेंट करके बताती हैं, शंकु कोशिकाएं, ये बताती है हम कौन सा कलर देख रहे हैं। सिलेरी कोशिकाएं प्रतिबिंब को आगे पीछे करने का कार्य करती हैं। और पूरा का पूरा नेत्र कितनी मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है, 6 मांसपेशियों के माध्यम से संचालित होता है मानव का नेत्र। त्रिविमीय दृष्टि पाई जाती है सांप के अंदर। एक प्रश्न और आगे चर्चा करते हैं। आप बताइए कि जो विटामिन है, विटामिन क्या है, 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है, तो आंसर कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। आप बताइए कि कौन सा वो विटामिन है जो विटामिन याददाश्त को बनाए रखता है। विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6 मतलब पायराइडोक्सिन। याददाश्त को बनाए रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन B6। और B6 का नाम पायराइडोक्सिन है। किसमें पाया जाता है, बादाम काजू में सबसे ज्यादा विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन को किसने खोजा था, फंक ने। विटामिन को खोजने वाला व्यक्ति कौन था, फंक के द्वारा खोजा गया था। विटामिन A और B को मैकुलन ने खोजा था। विटामिन C को खोजा होलकट ने, होलकट। विटामिन D को खोजा था हॉकिंस, विटामिन डी हॉकिंस। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल को खोजा था हॉकिंस ने। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड को खोजा था हॉकिंस। और ए और बी को खोजा था मैकमिलन के द्वारा। आगे बताइए कि कौन सा वो विटामिन है जो इस विटामिन का संचय मानव के शरीर में नहीं होता है। विटामिन सी, या फिर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कौन सा वो विटामिन है जो विटामिन मानव मूत्र में पाया जाता है, मानव मूत्र में पाया जाता है। आंसर विटामिन सी, क्योंकि इसका संचरण इकट्ठा कलेक्ट मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। तो आपको पता है कि
मूत्र में पाया जाएगा कौन सा विटामिन? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका मुख्य स्रोत है आंवला। आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंसर औरैया। बताइए किसके लिए जाना जाता है? देसी घी के लिए। प्रदेश का कौन सा जिला है जो देसी घी के लिए जाना जाता है? तो आंसर औरैया। एक शब्द लिखा गया है, शब्द लिखा गया है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स किसका अध्ययन है? पीडियाट्रिक्स किसका अध्ययन है? पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? पीडियाट्रिक्स शिशु रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स। शिशुओं के रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पीडियाट्रिक्स। और 3 माह तक के शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नीमेनेटोलॉजी। नीमेनेटोलॉजी कहा जाता है 3 माह से कित शिशु को कहते हैं। आगे विचार कीजिएगा। पीडियाट्रिक्स हो गया शिशु रोग का अध्ययन। बताइए डर्मेटोलॉजी क्या है? त्वचा का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? मानव की स्किन का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। और लिखा है लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी ये किसका अध्ययन? लेपिडेटेरियोलॉजी। और लिखा है कोनकोलॉजी। ये किसका अध्ययन है? इसको विचार करेंगे कोनकोलॉजी किसका अध्ययन है। और लिखा है ओनकोलॉजी। ओनकोलॉजी देखिएगा। पीडियाट्रिक्स हो गया शिशु रोग का अध्ययन पीडियाट्रिक्स। नीमेनेटोलॉजी, नीमेनेटोलॉजी किसका अध्ययन बताया है? नीमेनेटोलॉजी 3 माह तक के शिशु का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी है तितली का अध्ययन। तितली का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। बताइए विश्व का एकमात्र तितली उद्यान कौन सा है? बन्नरघट्टा बेंगलोर। विश्व का एकमात्र तितली उद्यान है बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और बन्नरघट्टा लिखें, बन्नरघट्टा। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेंगलोर। भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलोर। कहां तक हो गया? कोनकोलॉजी है मोलस्का वर्ग के जो जीव होते हैं। मोलस्का वर्ग जैसे घेंगा, शंख, जिनका बाह्य आवरण कठोर हो, तो कठोर आवरण जो है उसका अध्ययन, यानी मोलस्का वर्ग के जो जीव हैं उनके कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? कोनकोलॉजी। और ओनकोलॉजी कहलाता है ओनकोलॉजी कैंसर का अध्ययन। 27 मिनट होने को हैं और अब बारी है इस क्लास को समाप्त करने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप वीडियो को शेयर कम कर रहे हैं। ये क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो को आपको इंतजार रहे, इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।